तो भाई कहानी कल पहुंच गई हमारी गांधी इरविन पैक्ट तक, और गांधी इरविन पैक्ट के बाद हम लोगों ने जो लास्ट बात की थी वो थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, है ना? याद है तुम लोगों को प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब यहां पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन का रेफरेंस लेते हुए हम लोगों को एक चीज थोड़ी पीछे से शुरू करनी पड़ेगी। आपको याद होगा कि भारत में एक संवैधानिक प्रश्न उभर के आया था। संवैधानिक प्रश्न क्या था? अभी जहां पर हम खड़े हैं 1927, 28, 29, 30, 31, इसके पहले पिछला कौन सा ऐसा एक्ट था जिसको अब बदलने की बात हो रही थी? याद है ना? और वो एक्ट क्या था? 1919 का एक्ट। ठीक है, 1919 का एक्ट। इसको थोड़ा सा फिर से समझ लो, है ना? क्योंकि अब जो बात हम करने वाले हैं उसके लिए इसको जानना थोड़ा सा जरूरी है। समस्या क्या थी? समस्या ये थी मूल रूप से कि 1919 के एक्ट में संशोधन करने की जरूरत अब महसूस हो रही थी, क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज थोड़े थोड़े समय पर कोई नया संवैधानिक सुधार लेके आते थे, है ना? याद है ना कितने सारे एक्ट हम लोगों ने पढ़े? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कहानी चलते चलते 1919 तक तो आ ही गई थी। तो बात चल रही थी कि भाई 1919 के एक्ट ने हमको क्या दिया, वो भी आपको याद है। हमको 1919 के एक्ट में जो चीज मिली थी उसको कहते थे डायरकी। डायरकी याद है? डायरकी में क्या हुआ था? डायरकी में पूरा जो राज्य है और जो शासन है उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया गया था। ये सब आपको याद है। यही सब रिवीजन होता है कि जब बात करें तो हमारे सामने सब क्लियर हो, और यही खूबी होती है हमारी पढ़ाई की कि हम कहानी की तरह सुनते हैं तो हमको सब याद रहता है। पूरा याद ना भी रहता हो तो एक हल्का सा रेफरेंस आ जाता है कि हाँ हमें ये पता है। डायरकी में क्या हुआ था कि जो शासन होता था, दो जगह शासन होता है। आज भी एक केंद्र की सरकार है और एक प्रांत की सरकार है ना, या राज्यों की सरकार है। आज भी वही व्यवस्था है। तो उस समय उन्होंने केंद्र का शासन अलग था, उसके अलग प्रावधान बनाए थे, लेकिन राज्यों में उन्होंने क्या किया था? राज्य में शासन को दो हिस्सों में तोड़ दिया था। आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। याद आ गया? आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ये कितनी चीज तुम लोगों को याद आ गई ना? मेरे कहने से नहीं कहना। एक बार बताओ कि 1919 का एक्ट, जो अभी जिस कालखंड की हम बात कर रहे हैं, उस कालखंड से पहले जो एक्ट आया है वो कौन सा है? 1919 का एक्ट। 1919 के एक्ट ने क्या किया था? एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, एक नई व्यवस्था बनाई थी, जिस व्यवस्था को कहते थे डायरकी, है ना? इस व्यवस्था को डायरकी कहा जाता था। डायरकी ने क्या किया? राज्य का जो शासन था उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, आरक्षित और हस्तांतरित। तो अब यह संवैधानिक प्रश्न है कि 1919 के एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर तुम लोगों को याद है कि उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद की गतिविधियों पर आगे अगर हम बढ़ें तो हम पाएंगे कि दो धाराएं चली। एक जो धारा थी उसको हम कह सकते हैं औपनिवेशिक प्रगति, यानी कि अंग्रेज जो है वो अपनी तरीके से आगे बढ़ रहे थे। ठीक है ना, कि ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, और उन्होंने इस संवैधानिक प्रगति में क्या किया था ये भी सब आपको याद है। इस संवैधानिक प्रगति में क्या किया? 1927 में क्या गठित किया? साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन, वही साइमन कमीशन जिसके विरोध में आंदोलन हुआ 1928 में। लाला लाजपत राय के सर पर चोट लगी लाहौर में, उनकी मृत्यु हुई, और भगत सिंह वगैरह ने उनकी मृत्यु का बदला लिया, सॉन्डर्स की हत्या कर दी। उसमें सवाल क्या था? सवाल यहां पर यही था कि 1919 के एक्ट में ये जो डायरकी है इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यह सवाल आ गया, और साइमन कमीशन को भेजा गया कि भारत में अब कोई भी संवैधानिक प्रगति के पहले साइमन कमीशन क्या करेगा? यहां विभिन्न पक्षों से बातचीत करेगा, विभिन्न समूहों व राजनीतिक दलों से बातचीत करेगा। ठीक है, मूल रूप से इसका जो उद्देश्य था साइमन कमीशन का कि हम सबसे बातचीत करने आए हैं यहां पर। समस्या क्या हो गई थी कि इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, और जब एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था इसी वजह से इसका इतना मुखर विरोध होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो एक तरफ अंग्रेज अपनी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या हुआ था कि कांग्रेस और स्वाधीनता संग्राम अपनी दिशा में आगे बढ़ रहा था। दोनों एक दूसरे के समानांतर चलते थे ना। तो क्या ध्यान रखना है कि यहां पर दूसरी जो धारा चल रही है वो स्वतंत्रता संग्राम की धारा चल रही है, और इसे हमने यहां पे लिख लिया, ऐसे इसको बनाते चलो मेरे साथ। स्वतंत्रता संग्राम का विकास, इसी प्रश्न पर झगड़ा है। साइमन कमीशन का विरोध हो रहा है। ठीक है, कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया और देश भर में प्रदर्शन हुए, विरोध हुआ।
और क्या क्या हुआ ये हम लोगों ने देखा। आखिरकार यहां की जो चीज है, साइमन कमीशन का विरोध शुरू हो गया। ठीक है, इसी समय में साइमन कमीशन का विरोध हुआ, लाठी वाठी चली, वो सब कहानियां हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखी हैं, इसलिए उसमें हम लोगों को फिर से नहीं जाना। अभी हमें एक ऐसा सवाल यहां पर तैयार करना है जो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है मेंस में, कि साइमन कमीशन का यहां पर विरोध कर दिया। अब एक तरफ तो साइमन कमीशन का विरोध किया, उसके बाद हमने क्या देखा, 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग, याद आ गया, पूर्ण स्वराज की मांग। आज ये जरा पढ़ लो, इससे तुमको मैं एक मॉडल बताने वाला हूं, एकदम मॉडल सिखाने वाला। वो मॉडल जानते हो क्या है? जब तुम एक बार पढ़ लो, एक दो रिवीजन कर लो, उसके बाद कुछ सवालों को लेकर के बैठो, और इसको कहते हैं स्केलेटन मॉडल, रिवीजन का स्केलेटन मॉडल। जब भी कभी तुम किसी प्रश्न पर, खासतौर पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न पर सोच रहे हो, कोई मॉडल पेपर तुम सॉल्व करने वाले हो, तो अपनी आदत ऐसे ही बनानी है। इसलिए इस चीज को देख लो, कैसे हम चले गए, कल हम लोग कहानी करके चले गए गांधी इरविन पैक्ट तक, और अभी लौट है कहां, 27 में, और वो चीज उठा ली जिस पर बात नहीं हुई थी, क्या, संवैधानिक प्रश्न, यहीं से सवाल बन सकता है। अब फिर क्या हुआ, 1929 में कांग्रेस ने कहा पूर्ण स्वराज, यानी अब हम पूरी तरीके से स्वतंत्रता के नीचे कुछ भी नहीं मानेंगे। ये केवल राज्य की व्यवस्था थी, लेकिन कांग्रेस कह रही है राज्य केंद्र कहीं भी अब अंग्रेज हमको नहीं चाहिए। और फिर क्या हुआ था, 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन यहां पर शुरू हो गया था। इसी समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं हो, इसके लिए भी प्रयास किए थे इरविन ने। तो इरविन ने एक वादा किया था। इरविन ने क्या कहा था, इरविन ने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट जब पब्लिश हो जाए, मतलब जब साइमन कमीशन आया है सबसे बातचीत की है, ठीक है ना, बिल्कुल फौजिया बेटा, इस तरीके की जो क्लासेस का फायदा यही है, मैं देखता नहीं हूं मतलब, लेकिन फिर भी बड़ी रेलिवेंट बात है। इसका फायदा मैं आपको बताऊं कि अगर आप स्लाइड्स में पढ़ते चले जाते हैं, एक एक टॉपिक अलग अलग, क्रांतिकारी आंदोलन का विकास, पूरी कहानी एक साथ कर ली, रट्टा मारना पड़ेगा। मेरे मॉडल ऑफ टीचिंग में रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अभी क्या है, ध्यान से अगर तुमने पढ़ लिया अटेंटिव ढंग से, तो सारी कहानी की एक जो है ना ब्लूप्रिंट आ गया। एक रिवीजन, दो रिवीजन में तुम हो जाओगे मास्टर, और तुम कहोगे मॉडर्न इंडिया हम पढ़ाएंगे। तो यहां क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन बना, और उसके समानांतर ऊपर साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर इरविन ने कहा कि इसको एक बार पब्लिश होने दीजिए। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ गई, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट आई 1930 में। इसके बाद कुछ कुछ चीजें हुई, उस पर मैं अभी आपको बताऊंगा, लिखवा दूंगा। तो ये चीज आप देख लीजिए कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट वाली बात भी आपको याद है कि इरविन ने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद में हम बात करेंगे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई, और उसके बाद अंग्रेजों ने कहा कि हम बुलाएंगे अब लंदन में गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। कल हम कहां पहुंच गए थे, पहला गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन जब हुआ तो कांग्रेस लड़ाई में थी, लड़ाई में थी, ठीक है ना, किस लड़ाई में थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। लेकिन इसके बाद कांग्रेस आगे बढ़ी जब, तो हो गया गांधी इरविन पैक्ट। और जैसे ही ये गांधी इरविन पैक्ट हुआ, कल हम लोगों ने देखा कि गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी ने 2 काम किए। पहला कहा कि भाई हम सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले रहे हैं, और दूसरा बात उन्होंने कहा कि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। इसको जरा तुम्हें बनाते चलना है, इसको पहले तुम ड्रॉ कर लो, फिर मैं कुछ लिखवाऊं। ठीक है, इसको जरा एक बार ड्रॉ करो, फिर कुछ लिखवाना शुरू करो। 1 मिनट दे रहा हूं। लिख डालो, डन, वेरी गुड। और भी बताओ, हो गया हो तो आगे बढ़े। ठीक है, चल मैं मान के चल रहा हूं कि हो गया। आ जाओ, अब बात है गोल मेज सम्मेलनों की। ठीक है, गोल मेज सम्मेलन, क्योंकि कहानी आकर के यहां पर आपस में कर गई मर्ज। ठीक है, कहानी आपस में मर्ज कर गई कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है, कांग्रेस शामिल हुई। ठीक है, कांग्रेस शामिल हुई, गांधी जी पहुंचे। तो ये क्या हुआ कि यहां पर जो अंग्रेजों की धारा थी और आंदोलन की धारा थी, दोनों जाकर गोलमेज सम्मेलन पर टिक गए। अब होगा गोलमेज सम्मेलन। कल हम लोगों ने बात कर ही ली थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन की। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन।
बात कर ली थी और ये भी देख लिया कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुई, ठीक है। लेकिन कुछ बातें जो कल आई थी आपको दिमाग में रख लेनी चाहिए। एक सवाल आ सकता है, गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित हुए थे? लंदन, ठीक है, दिल्ली, कलकत्ता, ठीक है, और चौथा उसमें कोई भी दूसरा एक शहर जोड़ सकते हैं, इंग्लैंड का ही कोई शहर जोड़ा जा सकता है, ठीक है, या यूरोप का शहर। तो एक तो कहां हुआ? लंदन में आयोजित, ठीक है, कल हम लोगों ने लिख लिया था। तो गोलमेज सम्मेलनों के बारे में लिख लो। वहां पर अध्यक्षता कौन कर रहा है? अध्यक्षता कौन कर रहा है? रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड ये कौन है? पीएम है, कहां के? ब्रिटेन के। मामला हमारा अध्यक्षता कर रहे हैं रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये किस काल में हुए? तो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक, ठीक है। लंदन में अंग्रेजों ने ये पूरा का पूरा मामला सेट किया, वहां पर सबको बुलाया, सारे भारतीय पक्षों को बुलाया, और कांग्रेस उसमें शामिल नहीं हुई। तो अंग्रेज भी ये बात जानते थे कि जब तक कांग्रेस उसमें शामिल नहीं होगी कोई बात बनने वाली नहीं है, ठीक है ना। मैकडोनाल्ड का बर्गर बैठ के हमारी टॉक का, हमारी बातचीत की अध्यक्षता कर रहा है। अब देखो, गांधी जी तैयार हो गए, तो गांधी जी जब तैयार हो गए तो हुआ दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तब होना यहां पर शुरू हुआ द्वितीय गोल मेज सम्मेलन। गोल मेज सम्मेलन जानते हो क्या तरीका होता है? क्यों कहते हैं गोल मेज सम्मेलन? हिमांशी कह रही है वॉइस प्रॉब्लम है। कोई बच्चा बताए कि क्या कुछ वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है? बाकी लोग बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सुजीत ने कहा नहीं। और बोलो, वॉइस की प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है, नो सर, ओके। हिमांशी एक बार बेटा उसको तुम रिफ्रेश करो, ठीक, ओके। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो उन्होंने कहा गोलमेज सम्मेलन क्यों होता है? देखो यार, हम लोग तो ना ऐसे पले बड़े, पहले के जमाने में ना घर में जो है ड्राइंग रूम होता था, ना डाइनिंग रूम होता था, और ना ही होती थी डाइनिंग टेबल। आजकल तो क्या हो गई? डाइनिंग टेबल हो गई। तो तुम लोग उस कल्चर से परिचित हो, हम लोग ज्यादा परिचित नहीं थे। हमारे यहाँ खाना मम्मी ने प्लेट या थाली में दिया, और जहां जमीन में जगह मिली पलथी मलती मारी, आलती पालती मार के बैठ गए, बस लगे जीवने, या फिर टेबल लेबल कहीं पे घर पे है तो वहां जाकर के हम लोगों ने खाना खा लिया। लेकिन यहां पर क्या होता है, टेबल जो होती है डाइनिंग टेबल, उसकी जो एक चेयर होती है, तुमने फिल्म्स में या तमाम सारी जगहों पर देखा होगा, ठीक है, कि जो एक टेबल ऐसे होती है ना, टेबल तुम्हारी ऐसे होती है डाइनिंग टेबल, उसमें 6 कुर्सियां पड़ी हैं, 8 पड़ी हैं, लेकिन ये जो कुर्सी होती है ये आमतौर पर माना जाता है पापा की, और पापा क्या, ये घर के मुखिया की होती है। दुर्भाग्य से मम्मी अभी मुखिया नहीं बनी है, पापा ही मुखिया है, ठीक है। खैर बने रहे, पापा भी भाई घर का हिस्सा है, लेकिन अगर कहीं कहीं पर मम्मी कमाती है या मम्मी ज्यादा कमाती है तब भी मम्मी मुखिया नहीं बन पाती, पापा ही बने रहते। मम्मी भी कहती यार पुरुष है, इनको मुखिया बने रहने दो, अगर ये मुखिया नहीं रहेंगे तो ये दुखिया हो जाएंगे, इसलिए इनको मुखिया बने रहने दो, ठीक है ना। तो ये जो चीज है, पापा मुखिया प्रधान घर का। लेकिन यहां पर क्या हुआ, हायरार्की है, कौन कहां बैठेगा। इससे क्या होता है, मान लो मुखिया के जो करीब में बैठा इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट, जो यहां बैठा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद हायरार्की घटने लगेगी। तो जो राउंड टेबल है, राउंड टेबल क्या है, राउंड टेबल में कुछ भी ऐसी हायरार्की नहीं बनती। कहा गया भाई देखो, हम अंग्रेज तो वही हैं, हम अध्यक्षता करेंगे, लेकिन ये राउंड टेबल है, सब बैठे हुए हैं, कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है, हम सबको बराबर करके बैठा देंगे, तो इसलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा गया, ठीक है। चलो, तो ये जो चीज है राउंड टेबल, इन्होंने कहा कि हम सबको बराबर मान रहे हैं। सबको बराबर मानने का मतलब क्या था कि कांग्रेस अकेली तुर्रम खान नहीं है, बाकी लोग भी बहुत बड़े बड़े तुर्रम खान हैं, ठीक है। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कर दिया गया, ठीक है। कब कब हुआ, ये डेट बस ऐसे याद रखो, सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक, इसके बीच में याद है ना, मार्च में 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हो गया। गांधी जी ने कहा अगली गोलमेज सम्मेलन में हम आएंगे। अब ये पहुंच गए, ठीक है। तो हेडिंग डालो जरा, ये तुम लोग मार्क करते रहना, थोड़ी जगह तृतीय गोलमेज सम्मेलन के लिए छोड़ना, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन लिख ही लिया था और 2 डायग्राम बना लिया। अब लिखो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, हेडिंग डालो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। पहला पॉइंट, गांधी इरविन समझौते के तहत, गांधी इरविन समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। डेट सीधे तौर पर गोलमेज सम्मेलन का नहीं पूछेगा, ठीक है। वैसे हो सकता है कि डेट पूछ दे, इसमें ज्यादातर जो प्रायिकता है कि डेट से संबंधित, जो मैंने कल आपको लिखवाया कि कैसे कैसे चीजें घटित हो रही है ना, कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ठीक। तो वैसे सवाल पूछे जाने की ज्यादा संभव। क्या लिखा,
स्थगित कर दिया गया और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को राजी हुए। राजी हुए। अगला पॉइंट लिखो। यह सम्मेलन सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के बीच संपन्न हुआ। अब एक सवाल आ सकता है, बहुत प्रायिकता वाला सवाल है, ठीक है ना। लिखो, कांग्रेस की ओर से गांधी जी, मदन मोहन मालवीय और राधा स्वामी आयंगर, राधा स्वामी आयंगर प्रतिनिधि बने। अगला पॉइंट लिखो, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि सीपी रामास्वामी अय्यर, ठीक है, सीपी रामास्वामी अय्यर। अब यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। निम्न में से, ऐसा सवाल बना दें कि निम्न में से कौन कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, और जो 3 नाम ऊपर लिखे हैं उसी में चौथा सीपी रामास्वामी अय्यर का जोड़ सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं बेटा, यूपीएससी जो है बहुत डीप डिगिंग करके सवाल नहीं लाती। सवालों में कंफ्यूजन जहां पर होता है उन्हीं को पकड़ के सवाल बना देती है, और इसीलिए हम लोग अपनी क्लासेस में यूपीएससी के माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि यूपीएससी सवाल कैसे बनाती है। लिखा, सीपी रामास्वामी अय्यर। अगला पॉइंट लिखो, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि, डैश लगाना, जिन्ना, केवल इतना लिख लो, नाम बहुत बड़ा, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, पहला डैश लगाओ, जिन्ना, कॉमा, आगा खान, आगा खान, शौकत अली, ये वही शौकत अली है जो असहयोग आंदोलन में कांग्रेस के साथ है, अब मुस्लिम लीग के साथ है, शौकत अली, फजलुल हक, फजलुल हक और मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल। इकबाल कौन है? इकबाल का कोई गीत तुमको मालूम है तो बताना मुझे, ठीक है, अभी उसके बारे में बात कर लेंगे। पहले तुम लोग जरा लिखो कि इकबाल का कोई गीत तुमने सुना है। गूगल करने का टाइम नहीं दूंगा, जल्दी से बताओ। फिर लिखो, हिंदू महासभा के प्रतिनिधि, यहां से सवाल फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है, हिंदू महासभा के प्रतिनिधि, डैश लगाओ, बी एस जयकर, बी एस मुंजे, बी एस मुंजे। जितेंद्र राष्ट्रगान तो बेटा रविंद्रनाथ टैगोर का है, बिल्कुल, जिन्ना, अभी आएगी कहानी। बी एस मुंजे, एम पी जयकर, एम पी जयकर, तेज बहादुर सप्रू, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। एक से एक आदमी जो पागल हो जाता है ना, वो पागल कर देता है, ठीक है। जिन्ना, इकबाल एक समय में सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा लिखते हैं, राम पर कविता लिखते हैं, कृष्ण पर कविता लिखते हैं, लेकिन जिन्ना और इकबाल के दिमाग में सांप्रदायिकता का कीड़ा अंग्रेज डाल देते हैं और फिर वही तरानाए हिंद लिखते हैं। इसको कहते हैं तरानाए हिंद, सारे जहां से अच्छा, और वो जो है वो तरानाए मिल्ली बन जाता है, यानी पाकिस्तान का तराना बना देते हैं, ठीक है। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग वगैरह पर बात अलग से करनी है हम लोगों को, अभी नहीं करनी, जब हम बात करेंगे ओवरऑल तब करेंगे। लिखो, दलितों के प्रतिनिधि, दलितों के प्रतिनिधि डॉक्टर अंबेडकर, ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो, अंबेडकर ने साइमन कमीशन के सामने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। अली जब बात करेंगे ना विभाजन की, तब पूरा कैसे समाज बटा उस कहानी पर हम लोग जाएंगे।
याद करने की दृष्टिकोण से वो सबसे अच्छा तरीका है, इसलिए तभी जाएंगे। दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। वे, पूर्णविराम लगाना ब्रैकेट के अंदर ही, वे तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहे। बढ़िया। चलो आज मैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का देख रहा हूं, थोड़ा तुम लोग सही है, कंट्रोल है, लेकिन अभी भी मैं अवॉइड करूंगा तुम्हारे कमेंट जब तक मुझे कंप्लीट साइलेंस नहीं मिलेगा, ठीक। लेकिन ये जो इकबाल की का शेर है ना, वो यूपीएससी वालों के लिए प्रेरणा बन सकता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, इतना ऊंचा उठाओ अपने आप को, खुद ही को कर, खुद यानी अपने आप को, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, जब किस्मत लिखी जा रही हो, कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्या चाहते हो भाई? तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इतनी तैयारी बढ़िया से करो ना, दिल लगा के, पॉजिटिव होकर, कि उसके बाद में यूपीएससी तुमसे खुद पूछे कि बता कार्डर कौन सा चाहता है। ठीक है, चलो इसमें अलग लिखो, अगला लिखो। ठीक है, महिलाओं की प्रतिनिधि डैश। सुप्रिया, कुछ बच्चे कहते हैं स्लो लिखो, कुछ कहते हैं फास्ट लिखो, तो मैं एक अपने कांस्टेंट पेस पर चल रहा हूं, आराम से सब सिलेबस हम लोग अपना खत्म कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बीच में मध्यम मार्ग गौतम बुद्ध। अब मैं कमेंट नहीं देख रहा। ठीक है, चल, द महिलाओं के प्रतिनिधि डैश लगाओ, सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू, इतना लिखो। एक बॉक्स बना लो, फुल पेज बॉक्स बना लो ऐसे, उसके अंदर लिखो, अंग्रेजों ने स्वतंत्रता की मांग ठुकरा दी। गांधी जी ने स्वतंत्रता की मांग रखी, अंग्रेजों ने स्वतंत्रता की मांग ठुकरा दी, डोमिनियन स्टेटस देने पर राजी हुए। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस देने पर राजी हुए, पूर्ण विराम, परंतु गांधी जी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पर अड़े रहे और भारत वापस आ गए, और भारत वापस आ गए। ये सब तीन गोलमेज सम्मेलन के बाद की घटना है। वापस आ गए, सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर शुरू कर दिया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर शुरू कर दिया गया, लेकिन अब जनता में पहले जैसा उत्साह, लेकिन अब जनता में पहले जैसा उत्साह नहीं बचा था, नहीं बचा था। पूर्ण विराम, सरकार ने इस बार भयानक दमन किया, भयानक दमन किया। पूर्ण विराम, मई 1933 में गांधी जी ने एक बार फिर आंदोलन को स्थगित कर दिया। मई 1934 में अंततः, आखिरी पॉइंट इसमें, मई 1934 में अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह वापस ले लिया गया। तो सवाल क्या आ सकता है यहां पर, डेट पर सवाल आ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का औपचारिक रूप से अंत कब हुआ, या कब उसे पूरी तरह वापस ले लिया गया। 30, 31, 32, 33, 34, एक बार चला, गांधी इरविन पैक्ट के समय स्थगित हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से आए गांधी जी, फिर शुरू किया, जो है फिर 33 में एक बार स्थगित किया, और फिर जाकर के 1934 में पूरी तरह वापस लिया। यह ध्यान रखने का प्रश्न है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ यहां पर, गांधी जी वापस लौटे, और जब गांधी जी वापस लौटे तो अंग्रेजों को स्पष्ट तौर पर यह मौका मिल गया कि वो अपना खेल खेलना शुरू कर दें, और इस बार जो खेल था वो थोड़ा खतरनाक खेल था। दो चीजें ध्यान रखना है, इसके बाद दो घटनाएं हुई। पहली है जो मैकडोनल्ड अवार्ड, गांधी जी गए, मैकडोनल्ड ने एक बहुत ही खतरनाक वाला कॉम्बो भेज दिया, जिसमें बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और जो है तुम्हारे टोको वगैरह की बजाय भारत को बांटने वाली बहुत सारी रेसिपी थी। भारत को पूरी तरीके से विभाजित कर दिया जाए,
मैकडॉनल्ड अवार्ड को सांप्रदायिक अवार्ड भी कहा जाता है, इसका भी ध्यान रखना। इसका एक नाम है मैकडॉनल्ड अवार्ड और इसे सांप्रदायिक अवार्ड भी कहते हैं। और ये जो सांप्रदायिक अवार्ड है ये बांटो एवं राज करो वाली नीति का अगला चरण है, ठीक है ना, अगला चरण है, ठीक है। सो यहां पर आपको क्या देखना है, मैकडॉनल्ड अवार्ड। अब एक तरफ ये मैकडॉनल्ड अवार्ड आएगा, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होगी, वो हो जाएगी पृथक निर्वाचक मंडल, ठीक है। यहां पर पृथक निर्वाचक मंडल, बहुत से लोगों को पृथक निर्वाचक मंडल दिए गए, लेकिन दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल पर गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच में एक जो है मतभेद हुआ और आखिरकार उस मतभेद के बाद एक समझौता होता है जिसे कहते हैं पूना पैक्ट या पूना समझौता 1932। तो क्रम के हिसाब से क्या देखना है, द्वितीय गोल में सम्मेलन हो रहा है, उसके बाद मैकडॉनल्ड अवार्ड हो रहा है, उसके बाद पूना पैक्ट हो रहा है गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच में, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से आपको सवाल जो है बहुत मिल सकते हैं, ठीक। गांधी अंबेडकर के बीच पृथक निर्वाचक मंडल के प्रश्न पर। तो जरा इसके बाद लिखना शुरू करो, ये तुमने बॉक्स बना दिया, फिर एक हेडिंग डालो, मैकडॉनल्ड अवार्ड 1932, हेडिंग बनाओ मैकडॉनल्ड अवार्ड 1932। पहला पॉइंट, गांधी जी के वापसी के बाद अंग्रेजों ने बांटो एवं राज करो की नीति, बांटो एवं राज करो की नीति के तहत एक अवार्ड घोषित किया। इसे सांप्रदायिक अवार्ड भी कहा जाता है, इसे सांप्रदायिक अवार्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, साइमन कमीशन ने स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर करने के लिए, यह मेन सेंट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बात हो चुकी है, ठीक है। साइमन कमीशन ने स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर करने के लिए भारत के अन्य राजनीतिक दलों ब्रैकेट में मुस्लिम लीग एवं हिंदू महासभा को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। मुस्लिमों को पहले ही 1909 में पृथक निर्वाचक मंडल, याद है ना, 1909 मार्ले मिंटो एक्ट और पृथक निर्वाचक मंडल। मुस्लिमों को पहले ही 1909 में पृथक निर्वाचक मंडल दिए जा चुके थे। मैकडॉनल्ड अवार्ड ने, पूर्ण विराम लगा के, मैकडॉनल्ड अवार्ड ने हिंदुओं को विभाजित करने के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर बनाया, ठीक है। ये ध्यान रखना है, पृथक निर्वाचक मंडल दलितों को दिए गए, तो क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया, फिर गोलमेज सम्मेलनों में इसको दोहराया भी गया, लेकिन मूल रूप से वो रिपोर्ट, एक दो पॉइंट और लिख लो। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, या सार्वजनिक हुई थी। अगला पॉइंट लिखना,
मैकडोनल्ड अवार्ड 16 अगस्त 1932, 16 अगस्त 1932 को घोषित किया गया था। इसलिए इसे अगस्त अवार्ड भी, इसे अगस्त अवार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, अगस्त अवार्ड भी कहा जाता है। प्रथम नहीं बेटा, पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल, ये हम लोगों ने बात की थी जब हम लोग मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात कर रहे थे। एक ही कंस्टिट्यूएंसी में एक अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड सीट पर चुनाव होता था, जहां कैंडिडेट भी यूआर और वोटर भी यूआर। मुसलमानों को जब पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया तो उसी कंस्टिट्यूएंसी में 2 सीटों पे चुनाव होने लगा, एक यूआर यानी अनरिजर्व्ड जिसका कोई आरक्षण नहीं, और दूसरा एक मुसलमान। मुसलमान ही चुनाव लड़ते थे, मुसलमान उनको वोट देते थे, समाज में विभाजन हो गया। अब अंग्रेजों ने कहा कि इस विभाजन से पूरा काम नहीं चल रहा, दलितों को भी अलग निर्वाचक मंडल दे दिए जाए, यानी एक सीट पर 3 चुनाव। 3 चुनाव का मतलब कि दलित ही चुनाव लड़े और दलित दलितों को वोट दें, यानी दलितों को भी शेष हिंदू समाज से काट देना। ये 3 ये कोशिशें हैं इनकी। ठीक है, तो अब देखो इसी में लिखो अगला, लोथियन समिति। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोथियन समिति अगर आपसे कोई पूछे, ये बहुत कुछ चल रहा है इसके दौरान, बहुत कुछ चल रहा है, तो इसमें भी आपको लिखना है एक एक पॉइंट जो केवल प्रीलिम्स के लिहाज से आपको ध्यान रखना है। लोथियन समिति भारतीय मताधिकार समिति, लोथियन समिति भारतीय मताधिकार पर विचार करने के लिए, ऐसे लिखो, भारतीय मताधिकार पर विचार करने के लिए गठित हुई थी। इस समिति ने भी गठित हुई थी 1932, इसके ब्रैकेट में लिखना है 1932 गठित हुई थी। इस समिति ने भी दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की संस्तुति की थी। यह प्रीलिम्स के लिहाज से सवाल ऐसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, पृथक निर्वाचक मंडल किस पर आधारित था? कई चीजों पर आधारित था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था, गोलमेज सम्मेलन की वार्तालाप पर आधारित था, लोथियन कमेटी की रिकमेंडेशंस पर आधारित था। एक सवाल तो ऐसे बन सकता है। ठीक है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। दूसरी चीज कि ऐसा भी पूछ सकते हैं कि लोथियन समिति निम्न में से किस लिए कंस्टिट्यूट की गई थी या गठित की गई थी, तो आप कहेंगे लोथियन समिति मताधिकार समिति थी। सवाल जब आता है ना तब आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैं कहता हूं रटना नहीं है, समझना है। ऐसे समझो, लोथियन समिति का संबंध निम्न में से किससे है? ये आपके एग्जाम में सवाल आया। ऑप्शन ए सेना के पुनर्गठन से, नंबर 2 ठीक है ना स्थानीय वित्त के प्रबंधन से, नंबर 3 भारत में मताधिकार पर विचार करने के लिए, नंबर 4 आपको दे दिया कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध का संयोजन। अब ये चारों ऑप्शन जब साथ में आ गए तो आपको लगा कंफ्यूजन है, तो लोथियन समिति भारतीय मताधिकार समिति कठिन सवाल बन जाएगा क्योंकि आमतौर पर छूट जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो ये सवाल हो गया। अगला लिखो, अगला पॉइंट, मैकडोनल्ड अवार्ड के कुछ अन्य प्रावधान, डैश लगा दो। मैकडोनल्ड अवार्ड के कुछ अन्य प्रावधान, डैश लगाओ। पहला इंडेंट बुलेट पॉइंट लिखना, प्रांतीय परिषदों में यानी राज्य के अंदर जो विधानमंडल है, प्रांतीय परिषदों में सीटें 2 गुनी की गई, 2 गुनी की गई। अगला इंडेंट बुलेट पॉइंट, महिलाओं को 3% आरक्षण प्रदान किया गया। महिला आरक्षण आ गया इसमें, ठीक है, महिलाओं को 3% आरक्षण प्रदान किया गया। अगला पॉइंट लिखो, श्रमिकों यानी मजदूरों, श्रमिकों भूस्वामियों, व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। इनके भी प्रतिनिधि होने चाहिए सदन के अंदर। ठीक है, इनके भी प्रतिनिधि होने चाहिए कि श्रमिकों के अलग बुलाएंगे, भूस्वामियों के अलग बुलाएंगे, व्यापारियों के, उद्योगपतियों के, सबके प्रतिनिधि होंगे। मुसलमान अलग आ ही रहे हैं, दलित भी अलग से आ जाएंगे, तो क्या होगा, कांग्रेस की आवाज को दबा देना है वहां। ठीक है, प्रतिनिधित्व दिया गया। अगला लिखो, मुस्लिमों के अतिरिक्त सिखों, भारतीय ईसाइयों जो भारतीय हैं, जो कन्वर्ट हुए हैं और क्रिश्चियन बन गए, सिखों कौमा भारतीय ईसाइयों कौमा एंग्लो इंडियंस कौन है? आधे अंग्रेज आधे इंडियन। ठीक है, क्रॉस मैरिजेस, पिता या माता कोई अंग्रेज है और पिता या माता में से कोई एक भारतीय है। एंग्लो इंडियंस को आरक्षण, सबको आरक्षण दे दो, इतना आरक्षण दे दो कि कांग्रेस की आवाज उसमें से कम हो जाए कि भाई क्या हुआ, आप मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा
अच्छा ब्रैकेट कहां बंद करना था? ब्रैकेट तो अंबेडकर वाली बात के बाद में ही बंद कर देना था बेटा, ठीक है, ब्रैकेट तो अंबेडकर के बाद में ही बंद कर देना था, उसका अगला पॉइंट जब कहा था उससे पहले बंद करना था। चलो, तो अभी क्या हो रहा है, एक चीज जरा सा देख लो, ये पृथक निर्वाचक मंडल का खेल क्या है। असेंबली बैठी है, असेंबली के अंदर कांग्रेस बहुत ज्यादा बवाल करती है, और कांग्रेस के ही नेतृत्व में क्या चल रहा है, पूरा का पूरा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है। और कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए आपको क्या करना है, इतने सारे, मान लीजिए कि सदन के अंदर सीटें हैं, ठीक है, सदन के अंदर इतनी सीटें हैं, और इनमें से अगर हम सबको अनरिजर्व रखेंगे तो कांग्रेस बहुत सारी सीटें जीतेगी, जितनी सीटें जीतेगी उतना ही उसका दावा मजबूत होता चला जाएगा। इसलिए क्या करना है, करना यह है कि थोड़ी सी सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी, थोड़ी सी उद्योगपतियों, व्यापारियों और श्रमिकों आदि के लिए अलग से आरक्षित कर दी कि कांग्रेस उनकी नुमाइंदगी नहीं कर सकती है, ठीक है। थोड़ी सी सीटें सिख, एंग्लो इंडियंस और भारतीय ईसाइयों वगैरह के लिए आरक्षित कर दी, कुछ एक सीटें दलितों के लिए आरक्षित कर दी। तो क्या हुआ, कांग्रेस की ताकत घटेगी, कांग्रेस की ताकत इसमें से घटती चली जाएगी। ये आरक्षण का सिस्टम है, ठीक है। तो इसको लिखा, तुम लिख लिया ना। अगला पॉइंट लिखो जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल जानते हो कैसे फ्रेम हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकडॉनल्ड अवार्ड सवाल आ सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य अथवा असत्य है, ठीक है, सत्य अथवा असत्य है। और उससे संबंधित जो अगला मैं आपको पॉइंटर बोलने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आमतौर पर छूट जाता है। लिखो, मराठों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मराठों ब्रैकेट में लिखो, बंबई के कुछ इलाकों में, मराठों फिर ब्रैकेट लगाओ, बंबई के कुछ इलाकों में, ब्रैकेट क्लोजेस हियर, को भी आरक्षण प्रदान किया गया। इतना माइन्यूट मैनेजमेंट है। मराठों ब्रैकेट में, बंबई के कुछ इलाकों में, ब्रैकेट बंद, को भी आरक्षण प्रदान किया गया। इसी में आखिरी पॉइंट लिख लो, दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाकर 71 सीटें आरक्षित कर दी गई, ठीक, 71 सीटें आरक्षित कर दी गई। अब देखो ये है पृथक निर्वाचक मंडल और साथ ही साथ आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण। अब देखो, पृथक निर्वाचक मंडल बने और आरक्षण दे दिया, तो यहां पर उद्देश्य जैसा हमने कहा क्या है, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कम करना। एक तो ये उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस के प्रतिनिधित्व को घटाया जाए। दूसरी चीज क्या है, यह सिद्ध करना कि कांग्रेस सभी भारतीयों की प्रतिनिधि नहीं है, ठीक है। दो बातें, इतने अलग अलग वर्गों को लाकर के खड़ा कर दो कि ये कहा जाए कि कांग्रेस अकेली पार्टी थोड़ी है, इतने सारे गुट हैं, इतने सारे समूह हैं, तो हम अंग्रेज भेदभाव नहीं होने देंगे, हम अंग्रेज सबको प्रतिनिधित्व देंगे। तो ये क्या हुआ, इनका तीसरा आर्गुमेंट कि अंग्रेज भारत के किसी समूह के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे, सबको प्रतिनिधित्व देंगे। ये इनका मसला हो गया। इन्होंने कहा, अच्छा उद्देश्य क्या है, मूल रूप से उद्देश्य हम सब जानते हैं, उद्देश्य क्या है, स्वाधीनता संग्राम को कमजोर करना, ठीक है, आजादी की लड़ाई को कमजोर करना। इसका मतलब था कांग्रेस को कमजोर करना, कांग्रेस व स्वतंत्रता संग्राम को भीतर से बांट देना, भीतर से बांट देना। अब जरा फिर से एक बॉक्स बनाओ, उसके नीचे फुल पेज का, मतलब जहां से लिख रहे हो उसी के नीचे एक बड़ा सा बॉक्स बना दो और बॉक्स बना करके लिखना शुरू करो और लिखो, मैकडॉनल्ड अवार्ड का उद्देश्य। अच्छा सवाल है योगेश, इस पर लेकिन अभी नहीं आऊंगा, ठीक है। आप लोग इसको करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस या ऐतिहासिक अनुभव क्या बताता है ये तुम लोग देख लो। जातीय जनगणना होगी तो निश्चित रूप से ये लाभ जरूर मिल सकता है सरकार को, कि उसे ये पता चले कि कौन कौन से ऐसे तबके हैं जो पिछड़ गए हैं, जिनको अभी आगे लाने की जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ में एक नुकसान भी है, और वो बड़ा खतरनाक भी हो सकता है, कि कहीं ऐसा ना हो कि ओबीसी या दलितों के अंदर आपस में विभाजन बहुत तेज हो जाए, ठीक है ना, आपस में विभाजन बहुत तेज हो जाए, कि ओबीसी के कुछ तबके जिन्हें रिजर्वेशन का फायदा मिला जातीय जनगणना के बाद, हो सकता है कि वो फायदे से वंचित हो जाए, क्योंकि कई बार तो ऐसा हुआ है कि जितनी आबादी है उससे अधिक उनको प्रतिनिधित्व मिल गया, तो उनका नुकसान होगा। और फिर उनके, मान लीजिए ओबीसी या एससी के अंदर जो डोमिनेंट कास्ट है उनका नुकसान होगा, तो उनके और जो बाकी जातियां हैं ओबीसी या एससी के अंदर, उनमें आपस में तनाव बढ़ेगा, तनाव कहीं संघर्ष में ना बढ़ जाए। इसके अलावा
जातीय जनगणना जब हम जनसंख्या के हिसाब से करने की बात करेंगे तो जो अपर कास्ट या अनरिजर्व है उनके साथ भी उनका तनाव, सामाजिक तनाव बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये खतरा, एक बड़ा खतरा है कि आने वाले समय में जो ओबीसी कुछ कास्ट है या एससी कास्ट है, जातीय जनगणना के बाद हो सकता है कि उनका रिजर्वेशन खत्म हो, उससे एक तनाव पैदा होगा। दूसरी चीज कि ओबीसी के अंदर तनाव पैदा होगा, क्योंकि कुछ लोग ये चाहेंगे कि मान लीजिए कि हम बात करें यादव की ओबीसी है, तो फिर उनके विरुद्ध बाकी ओबीसी के अंदर गुस्सा आएगा और उनमें संघर्ष बढ़ेगा, एससी के अंदर संघर्ष बढ़ेगा और अपर कास्ट के अंदर संघर्ष बढ़ेगा। तो समाज में कहीं विभाजन की राजनीति की ओर हम और ना बढ़ जाए, मतलब अंदर से समाज तनावग्रस्त ना हो जाए, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग नेता बनेंगे। बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो लिखो, साइमन कमीशन से लेकर गोलमेज सम्मेलनों तक होते हुए, साइमन कमीशन से लेकर गोलमेज सम्मेलन होते हुए मैकडॉनल्ड अवार्ड तक, मैकडॉनल्ड अवार्ड तक ब्रिटिश सरकार का एक ही उद्देश्य है, ब्रिटिश सरकार का एक ही उद्देश्य है, डैश लगाओ, हाइफन लंबा सा, कांग्रेस की स्थिति को कमजोर करना, कांग्रेस की स्थिति को कमजोर करना। सदन के भीतर, अगला पॉइंट, सदन के भीतर आरक्षण बढ़ाकर कांग्रेस के प्रतिनिधित्व को कम करना, कांग्रेस के प्रतिनिधित्व को कम करना। इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, यह सिद्ध करना कि कांग्रेस भारत के सभी धर्मों, जातियों, समुदायों, समूहों एवं वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, बल्कि यह मूलतः, कोट अनकोट कर लेना, यह मूलतः सवर्ण हिंदुओं की पार्टी है, सवर्ण हिंदुओं की पार्टी। इक्वेशन समझो, मेंस का बेटा पूरा चक्कर तुम्हारा यहीं से खुल रहा है, बहुत ध्यान से समझना। यह मूलतः सवर्ण हिंदुओं की पार्टी है। मुसलमान अलग कर दिए, सिख अलग कर दिए, ईसाई अलग कर दिए, तीन मेजर माइनॉरिटीज अलग कर दिए आरक्षण देकर के कि कांग्रेस इनकी नुमाइंदगी नहीं करती। फिर दलित भी हटा दिए, तो कौन बचा? सवर्ण हिंदू, ठीक है ना। अभी ओबीसी की बात यहां पर नहीं है, सवर्ण हिंदू कि केवल सवर्ण हिंदुओं की पार्टी है। इसमें लिखो आगे, यह सिद्ध होने से कांग्रेस का जनाधार घटेगा, कांग्रेस का जनाधार घटेगा, ऐसा अंग्रेजों का मानना था, ऐसा अंग्रेजों का मानना था। जितेंद्र बिल्कुल जो तुम लिख रहे हो, लिखा तुमने कि आरक्षण तो और ज्यादा मजबूत होगा जातिगत जनगणना से। निश्चित रूप से आरक्षण जो है ना, एक बार जब जातिगत जनगणना हो जाएगी तो उसे रेशनलाइज करना आसान हो जाएगा कि भाई किसको कितना आरक्षण दिया जाना चाहिए, इस आधार पर तो वो मजबूत होगा। लेकिन आप लोग जब करंट अफेयर्स पढ़ते हो, और करंट अफेयर्स अब कंटेम्परेरी अफेयर्स हो गया, तो आपने जाटों का आरक्षण का आंदोलन देखा होगा, कैसे हरियाणा में जाट पट्टी ना, ऐसा लगा कि गृह युद्ध छिड़ गया हरियाणा में। जाटों का आरक्षण के लिए आंदोलन, मराठों का आरक्षण के लिए आंदोलन, जबरदस्त, लाखों लाख मराठा सड़क पर। गुजरात के अंदर पटेल आरक्षण, लाखों लाख पटेल सड़क पर निकल आए, ठीक है, एकदम मरने मारने पर उतारू। उसके बाद गुजर एजिटेशन, राजस्थान आरक्षण से संबंधित एजिटेशन है, भयानक आक्रामक। और राजस्थान के अंदर क्या हुआ, ठीक है, अंदर क्या हुआ राजस्थान के, गुजर और फिर मीणा निकल आए। मीणाओं ने कहा कि गुजरों को हम आरक्षण के लिए आंदोलन नहीं करने देंगे। तो दो जातियां जो एक ही श्रेणी में आरक्षण के लिए लड़ रही थी, गुजर और मीणा, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो कहने का मतलब है कि जब हम ऐसे स्लिपरी स्लोप में जाते हैं, जब हम ढाल में जाते हैं, तो हमारे हाथ से चीजें निकल ना जाए। चिंता इस बात की है। जातिगत जनगणना का उद्देश्य अगर यह हो कि हम चिन्हित करना चाहते हैं कि कौन कौन से लोगों का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में कम रहा, समाज की मुख्य धारा में कम रहा, कौन गरीब है, कौन पिछड़े हैं, उनको हमें ऊपर उठाने की नीतियां बनानी है। नीतियां क्या है? सामाजिक हो सकती हैं, शैक्षणिक हो सकती हैं, ठीक है, बुनियादी हो सकती हैं, कि भाई हम उनके लिए एक यूनिवर्सल, मतलब एक
पूरा एजुकेशन का सिस्टम बना देंगे जिसमें सस्ती और अच्छी शिक्षा मिले, सबको हम अच्छे अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाएं दे देंगे, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि किसी के घर में कैंसर जैसी बीमारी निकल आवे और 2 पीढ़ियां गरीब हो जाए। तो हम सबको अच्छी एजुकेशन देंगे। तीसरी चीज, हम सबको जॉब सिक्योरिटी दे सकते हैं, हम सबको बेहतर जो है श्रम मूल्य दे सकते हैं, ठीक है, और वहां पर हम उनको आरक्षण भी प्रदान कर सकते हैं। लेकिन ये कहीं समुदायों के भीतर आपसी संघर्ष की पूर्व पीठिका न बन जाए, इसकी चिंता एक प्रशासक होने के नाते आपको जरूर करनी होगी, ठीक है। चलो, उसकी दूसरी दिक्कतें हैं, खैर इस पर ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा। अब आ जाओ, अगला पॉइंट लिखो। अंग्रेजों ने, क्योंकि ये एक्सप्लेनेटरी नोट है, इसके बिना समझोगे नहीं, और मैं इसीलिए कहता हूं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स को, क्लासेस को अच्छे से पढ़ लो और साथ में अपना पीडब्ल्यू वगैरह का फैक्ट शीट लगा लो, दैट इज ऑल, हो जाएगा, कोई चिंता की बात ही नहीं है। प्रीलिम्स मेंस सब निकलेगा, समझ लेना है, समझ लेना है, ठीक है। चलो देखो अगला, अंग्रेज भारत के किसी भी समूह के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे, भेदभाव नहीं होने देंगे और सभी को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा, ऐसा अंग्रेजों का दावा था। चलो अब देखो जरा, ये है हिंदू, ठीक है, ये है हिंदू, हिंदू समाज है मान लो ये। अब इस हिंदू समाज के भीतर ये जो विभाजन है वो पिरामिडिकल है, आप सब जानते हो, ठीक है। अगर हम मोटे तौर पर इसको 3 हिस्सों में विभाजित कर लें तो ये सवर्ण हिंदू, ये उस समय के हिसाब से सवर्ण हिंदू है, और यहां पर है दलित, ऑप्रेस्ड क्लासेस, और यहां पर आज के हिसाब से आप समझ लीजिए कि ये पिछड़ा वर्ग है। अभी आकर के चूंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है जनसंख्या में, तो इसमें आदिवासी भी आकर के जुड़ जाते हैं, दलित और आदिवासी भी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये सवर्ण हिंदू, पिछड़ा, दलित, आदिवासी। स्वतंत्रता संग्राम जो है हिंदुओं के बीच में अगर हम देखें तो सवर्ण हिंदू उसका नेतृत्व कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख गए हैं। अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजी पढ़ ली, विदेश से जो विदेशों में चल रहा है, पश्चिमी शिक्षा आ गया, ज्ञान आ गया, विज्ञान आ गया, नए विचार आ गए, तो सवर्ण हिंदू निकले। लेकिन सवर्ण हिंदू केवल अपने लिए नहीं निकले, ये पूरे देश के लिए निकले। तो उसमें माइनॉरिटीज के लिए भी, दलितों के लिए भी, आदिवासियों के लिए भी, पिछड़ा, सबके लिए वो लड़ रहे हैं, उसमें भेदभाव नहीं है। लेकिन यहां पर अभी अंग्रेज क्या चाहते हैं कि जो दलित है वो इसमें से अलग हो जाए, ठीक है, दलितों को अलग कर लिया जाए। और दलितों को अलग करने का सीधा सा मतलब था शेष हिंदू समाज से पृथक कर उन्हें अलग राजनीतिक इकाई बनाना, अलग राजनीतिक इकाई बनाना। अब पृथक निर्वाचक मंडल के साथ दिक्कत क्या है? ये तो हो गया हिंदू समाज, लेकिन एक क्षण के लिए तुम जरा देखो कि ये है भारतीय समाज, ठीक है, ये भारतीय समाज है। तो भारतीय समाज विभाजित हो सकता है भाई, बहुसंख्यक यहां पर हिंदू है, ठीक है। एक सेकंड रुको, तुमको अच्छे से ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, जिससे तुम बहुत कुछ समझ पाओगे आज के करंट अफेयर से रिलेटेड भी और बाकी चीजों से भी, ठीक। इतना तो बहुसंख्या हो गई हिंदू, ठीक है, लेकिन इस तुम्हारे पिज्जा के अंदर एक बड़ी इकाई कट गई, वो है मुस्लिम, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं अन्य, ठीक। हम पृथक निर्वाचक मंडल को समझ रहे हैं। यहां पर क्या है कि हिंदुओं के अंदर भी आप अगर एक आंतरिक विभाजन पैदा करने की कोशिश करें, ठीक, तो क्या होगा? उतना ना भी माने इतना कि दलितों को अलग से आप रेखांकित कर दीजिए, तो समाज आपस में उसके पाई करते जाएंगे, पाई करते जाएंगे। मैथ वाला, मैथ की कुछ बात चल रही है, मैथ का ही सिस्टम चल रहा है। ये पिज्जा है, तो पिज्जा तुम्हारा कट गया, या तो तुम मैथमेटिक्स पढ़ो तो ये कट गए, तुम्हारे पाई बनते चले गए। अभी क्या हुआ कि जब समाज को आपने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल दिया, तो पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब यह हुआ, पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब क्या हुआ कि हिंदू अलग हो गए थे और मुस्लिम अलग हो गए थे। मैंने आपको बताया था कि एक सीट पर, उसी समय बताया था, आपने पलट के नोट्स देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, एक कंस्टिट्यूएंसी 2 सीटें, एक यूआर या अनारक्षित सामान्य सीट और दूसरी मुस्लिम पृथक निर्वाचन। हिंदू अगर इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है, हिंदू अगर, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो बेटा जो है ना ब्रिटिश क्राउन ने हटाया था, वो 1857 के बाद हमने अंग्रेजों को हटाया, ब्रिटिश क्राउन को हटाया, ठीक। चलो कुल मिलाकर इधर आओ, तो मुसलमानों से वोट मांगना है, हिंदुओं से वोट नहीं मांगना। क्यों? क्योंकि हिंदू उनको वोट दे नहीं सकते। हिंदुओं को मुसलमानों से वोट नहीं मांगना है, यूआर को, क्योंकि उनको मुसलमान वोट नहीं दे सकते। तो समाज में क्या होता है? क्षैतिज विभाजन, यानी समाज को टुकड़ों में काट दिया गया। आज कोई कितना भी मुसलमानों के खिलाफ आग उगले,
चुनाव के समय जाकर वोट मांगेगा, भैया देना वोट हमको, भले विश्वास ना हो फिर भी होगा कि देना वोट। और अगर कोई मुसलमान कैंडिडेट है तो वो कहां जाएगा, हिंदू के पास जाएगा, ठीक है, हिंदू के पास जाएगा। बॉक्स को बंद कर दो बेटा, हाँ बॉक्स को बंद करो, फिर इसको एक बार बना लो, ठीक है। तो क्या हुआ, इसी वजह से गांधी जी की इस पूरे की पूरी व्यवस्था पर आपत्ति हो जाती है। गांधी जी की बाकी सारे जो प्रतिनिधित्व तो उन्होंने दिए, उन्होंने कहा ठीक है जो हो रहा होने दो, एंग्लो इंडियंस, इंडियन ईसाइयों को छोटी छोटी जो है रिप्रेजेंटेशन उनको दे रहे हैं, लेकिन दलितों को जब अलग किया जा रहा है तो वो समझ रहे हैं कि एक और बड़ा विभाजन होगा और वो जो है दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल से विरोध है। पृथक निर्वाचक मंडल से दलितों को काफी विरोध है, ठीक है, दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल देने से उनको काफी आपत्ति है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अंग्रेज दरअसल भारत के भीतर एक और बड़ा विभाजन खड़ा कर देंगे। आप ये समझिए, इस तरह से समझिए कि जब अभी हम आखिर में विभाजन पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि मुसलमान इसलिए अलग होते चले गए क्योंकि अंग्रेजों ने उनको पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया था, समझ रहे हो। तो अगर दलितों को भी पृथक निर्वाचक मंडल मिल जाता तो हो सकता है कि दलित भी मांग करते, और 1947 में सभी ने अपने अपने अलग देश की मांग की। मुसलमानों ने मुस्लिम लीग ने मांग की, सिखों के बीच में एक पार्टी थी जो सिखों के लिए अलग देश की मांग कर रही है, ठीक है, 562 रियासतें स्वतंत्र रहने की मांग कर रही हैं। यहां तक कि दलितों के भी एक छोटे समूह ने चिट्ठी भेजी अंग्रेजों को, मेमोरेंडम के हमको भी अलग बना दो कहीं पर, कैसे बना दोगे यार, ठीक है, लेकिन बन रहे थे। तो गांधी जी का विरोध है। यहां पर जो बात आती है वो फंस जाती है गांधी और अंबेडकर के बीच में। क्यों? क्योंकि दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किसकी है, अंबेडकर की। तो गांधी अंबेडकर के बीच में पैक्ट आखिरकार होता है 1932 में, इस घटनाक्रम के बाद। तो अभी तुम लोगों ने वहां बॉक्स बंद किया और आगे बढ़ो, हेडिंग डालो, पूना पैक्ट या गांधी अंबेडकर पैक्ट, ठीक है। हिंदू समाज, फिर से समझ लो, सवर्ण हिंदू समाज और इसमें दलित, पिछला हमने तुम्हारी सुविधा के लिए लिखा, ठीक है, दलित आदिवासी भी। पृथक निर्वाचक मंडल क्या कर रहा है कि ये पूरे समाज को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश है। तो मुस्लिमों को अलग निर्वाचक मंडल देंगे तो मुसलमान अलग राजनीतिक इकाई बन जाएंगे, वैसे ही अगर दलितों को हम पृथक निर्वाचक मंडल देंगे तो दलित भी एक अलग इकाई बन जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से गांधी जी को इस व्यवस्था से आपत्ति है। लिखो, गांधी जी ने मैकडॉनल्ड अवार्ड पर तीखी प्रतिक्रिया दी, मैकडॉनल्ड अवार्ड पर तीखी प्रतिक्रिया दी और दलितों को पृथक निर्वाचन के मुद्दे पर, ठीक है, पृथक निर्वाचन के मुद्दे पर उन्होंने आमरण अनशन आरंभ कर दिया। आमरण अनशन, आमरण, जब तक मौत नहीं आ जाती तब तक हम अनशन पे बैठे रहेंगे, ठीक है। बेटा हिंदू में ही दलित है, जो दलित है वो हिंदू समाज का ही हिस्सा है। अब दिक्कत क्या थी कि हिंदुओं का जो सवर्ण समाज है वो बड़ा मतलब जो है ना खराब है। उस समय में दलितों के अंदर छुआछूत है, दलितों को एक समय तक ना उनके लिए मंदिर नहीं खुले हैं, उनके लिए तालाब नहीं खुले हुए हैं, उनके लिए कई सारी सड़कों पर निकलना प्रतिबंधित है दलितों के लिए। तो दलितों में गुस्सा है। जब आप अपने ही समाज में किसी वर्ग को अछूत बना के रखोगे, उसे पढ़ने का, आगे बढ़ने का हक नहीं दोगे, उसका अपमान करोगे, आर्थिक रूप से उसका शोषण करोगे, तो लोग नाराज होंगे ही। जो बाहर की कोई भी ताकत आती है वो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाती है। इसलिए आपको अपने अंदर जो है ना, क्या कहते हैं, करेक्टिव मेजर्स, अपने सुधार करते रहने चाहिए। तो सुधार आंदोलन क्या था, जाति पर हमला, ठीक है, कि जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जाति व्यवस्था को खत्म होना चाहिए, सबके बीच में बराबरी होनी चाहिए, यही तो बात है ना, ठीक है। आमरण अनशन शुरू कर दिया। पूर्णविराम। गांधी जी उस समय, गांधी जी वापस लौटे दूसरे गोलमेज सम्मेलन से, आंदोलन शुरू किया, इस बार अंग्रेजों ने देर नहीं की, तुरंत जेल में डाल दिया, ठीक है। गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे, गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे, ठीक है। 20 सितंबर 1932 को उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया, आमरण अनशन शुरू किया। इस आमरण अनशन का उद्देश्य,
आमरण अनशन का उद्देश्य सवर्ण हिंदू ऊंची जात, तथा कथित रूप से ऊंची जात, ये ऊंची जात और नीची जात का विभाजन ना इसने बहुत कबाड़ा किया देश के भीतर, ठीक। और गांधी जी इसको समझ रहे हैं, तो गांधी जी क्या कर रहे हैं, इस आमरण अनशन का उद्देश्य सवर्ण हिंदुओं, इसको सेंटेंस फॉर्म करने दो। गांधी इस आमरण अनशन का उद्देश्य सवर्ण हिंदुओं को छुआछूत अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता, छुएंगे नहीं, किसी को छुआछूत भी लिखा जाता है, तो ठीक है, ऐसे लिख लो। अस्पृश्यता का उद्देश्य सवर्णों को छुआछूत / अस्पृश्यता के विरुद्ध जागरूक करना था। उनके इस अनशन से पूरे देश में भूचाल आ गया। गांधी जी का खेल ऐसा है कि अब अगर ये बुढ़ऊ बाबा हमारे सवर्णों से कह रहे हैं कि बहुत हो गया जाति, बहुत हो गया छुआछूत, समझ जाओ वरना हम आमरण अनशन कर रहे हैं बेटा, अगर हम मर गए तो ये पाप तुम्हारे सिर पे जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, भूचाल आ गया। पूर्ण विराम, सवर्ण हिंदुओं ने मंदिरों, तालाबों, सड़कों, पाठशालाओं, स्कूलों यानी कि स्कूलों आदि को दलितों के लिए खोलना शुरू कर दिया। दलितों के लिए खोलना शुरू कर दिया। सोचो यार, ये समाज अब तो बहुत बदल गए हैं, हम लोग इतने जागरूक हैं, लेकिन जैसे किसी बच्चे ने लिखा ना, किसी गांव में आज भी है। कैसे करोगे आप, कैसे एक देश हो, जब तक आप अपने देश के भीतर किसी की जाति के आधार पर या किसी के धर्म के आधार पर भेदभाव करोगे तो ये देश कैसे बनेगा। सर हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, अच्छा तुम बहुत बड़े देशभक्त, तो पहला काम ये करो कि जाति को खत्म कर दो अपने अंदर से, सीधी सी बात है। उस समय गांधी जी ये तो कह रहे हैं, मंदिर नहीं जा सकते दलित, अरे तो फिर हिंदू कैसे, अगर वो जाकर के महादेव के ऊपर एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते तुम्हारे मंदिर में, तो फिर उनको हिंदू कैसे मानोगे। वो अपने अलग मंदिर बनाए बेचारे, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में गांधी जी नहीं गए क्योंकि वहां पे दलितों को प्रवेश की इजाजत नहीं थी। गांधी जी से कहा गया आप आए हैं पुरी, आइए मंदिर, बोले कि जहां दलित नहीं जा सकते वहां कैसे जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, परंतु इस मुद्दे पर डॉक्टर अंबेडकर का सहमत होना अनिवार्य था। डॉक्टर अंबेडकर का सहमत होना अनिवार्य था। इसी में लिखना पूर्ण विराम के आगे, वो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में उपस्थित रहे और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने दलितों, और दलित को डॉक्टर अंबेडकर कहते थे डिप्रेस्ड क्लासेस, शोषित दलित है ना, डिप्रेस्ड, उन्होंने दलितों, ब्रैकेट में लिखो डिप्रेस्ड क्लास को सवर्ण हिंदू, जिसको वो कहते थे कास्ट हिंदू, ऐसे लिखना है इसको, कास्ट हिंदू। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने दलितों, ब्रैकेट में डिप्रेस्ड क्लास, को सवर्ण हिंदू यानी कास्ट हिंदू से अलग अल्पसंख्यक माने जाने की मांग उठाई। जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यक, वैसे ही आपके दलित अल्पसंख्यक बन जाए, वो हिंदू ना माने जाए, केवल सवर्ण हिंदू ही हिंदू माने जाए, ऐसी मांग की थी उन्होंने। स्वतंत्र अल्पसंख्यक बनाने की मांग की, अलग अल्पसंख्यक बनाने की मांग की थी, ठीक है। गांधी जी की दशा बिगड़ते देख अंततः वे गांधी जी से मिलने यरवदा जेल, अच्छा ऐसे ही जेल पर भी एक सवाल ध्यान रखो, ठीक है। एक बॉक्स बना लो जरा, बगल में एक बॉक्स बना लो, 2-3 जेल है जिनके बारे में जरूर लिख लो। एक लिखो सबसे पहली बॉक्स के अंदर लिखो यरवदा जेल कहां है, महाराष्ट्र, यरवदा जेल महाराष्ट्र, गांधी जी रहे वहां। आगा खान पैलेस जेल, बॉक्स में लिखो आगा खान पैलेस जेल महाराष्ट्र कहां है, पूना, ठीक है, पूना की आगा खान पैलेस जेल। नैनी जेल जहां नेहरू जी रहे, इलाहाबाद,
ठीक है। मंडालय जेल, मंडालय जेल, मंडालय जेल बर्मा, मंडालय जेल बर्मा, बस ये 3-4 जेल, बाकी तो तुम अंडमान जानते ही कहां। सेलुलर जेल अंडमान निकोबार, लिख लो फिर, सेल्युलर जेल अंडमान निकोबार। तो गांधी जी से मिलने यरवदा जेल गए और वहां पूना पैक्ट, पूना पैक्ट संपन्न हुआ, पूना पैक्ट संपन्न हुआ। इस पैक्ट की या इस समझौते की, पूना समझौता की शर्तें निम्न प्रकार थीं, निम्न प्रकार थीं। ईमानदारी की बात करूं फिर दोस्त, जितना बेटा तुम लोगों की उम्र है उतने साल से इतिहास पढ़ रहा हूं, तो इसलिए याद भी बहुत कुछ याद है। लेकिन एक बात जो मैं बार बार कहता हूं कि इतने के बावजूद भी इंटरप्रिटेशन, कहानी सब याद है, सब कहानी याद है। जैसे मैं तुमको याद करवा रहा हूं, ये सब याद रहेगा, आज नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, जितने साल तुम अभी जो है ना अपना तैयारी कर रहे होगे, मॉडर्न इंडिया तुमको ना कहानी की तरह याद होगी, क्योंकि ये स्टाइल ऑफ टीचिंग है वो बहुत ही अलग तरीके का है। रट्टा नहीं लगवाया तुम लोगों को, कहानी सुनाई। खत्म करूंगा तो यही कहूंगा ना कि कैसी रही कहानी, तो तुम कहोगे सर बहुत बढ़िया पिक्चर चली, 190 साल की पूरी स्टोरी याद है। 1 रिवीजन 2 रिवीजन 3 रिवीजन तुम करोगे सब याद हो जाएगा। लेकिन कई बार डेट्स जो है ऊपर नीचे हो जाती है, सबसे तुमसे भी हो जाएंगी, तो घबराना नहीं, सुपरमैन कोई नहीं, सुपर ह्यूमन कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो कहेगा साहब याद है भाई। डेट्स नहीं याद रह जाती है, प्लेसेस याद रहते हैं, लीडर्स याद रहते हैं, ठीक है ना, कहानियां याद रहती हैं, डेवलपमेंट्स याद रहते हैं। डेट्स तो अभी हम लोग भी कभी कभार हो जाता है चक्कर यार कि हाँ जगह हुआ था, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो घबराना नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा मैं सुपर ह्यूमन हूं, मुझे सब याद है और तुमको याद नहीं, मैं ये कह रहा हूं हम सब एक जैसे है ना, करत करत अभ्यास थे जड़मती हो सुजान, तो मेरी जड़मती भी सुजान हो गई है। चलो आगे लिखो, शर्तें निम्न प्रकार थी डैश। पहला पॉइंट तो वही है, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग छोड़ने पर राजी हो गए। बहुत बड़ा काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया कि गांधी जी की अपील ऐसी थी कि उन्होंने कहा नहीं ये तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। चलो तो क्या हुआ, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग छोड़ने पर राजी हो गए या सहमत हो गए, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, पहली चीज तो सबसे बड़ी समस्या यही थी, खत्म हो गई। गांधी जी ने दलितों के लिए, गांधी जी ने दलितों के लिए कुल 147 सीटों पर आरक्षण, कुल 147 सीटों पर आरक्षण को स्वीकार किया। उन्होंने आरक्षण का प्रस्ताव दिया। गांधी जी ने कहा कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। देखो ये समझ लो, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण चीज समझ लो, आरक्षण के खिलाफ नहीं है। गांधी जी चाहते हैं कि दलित आएंगे अपनी आवाज रखेंगे, तो गांधी जी 147 सीट दे रहे हैं। अंग्रेजों ने, मैकडोनल्ड अवार्ड ने कितनी दी थी, 71। तो क्या हुआ, यहां पर दुगनी से भी ज्यादा सीटें बढ़ गई। गांधी जी ने कहा आरक्षण पे तो हम दुगने से ज्यादा के लिए तैयार हैं, लेकिन पृथक निर्वाचक मंडल ना लो, ये अंग्रेज हमको तोड़ना चाहते हैं, आपस में विभाजित करना चाहते हैं, और वो मान गए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये 2 चीजें हो गई। अब इसी में तुम लोगों ने इसको लिख लिया कंकरेंट। अब फिर से एक थोड़ा साइड बॉक्स बना लो, साइड बॉक्स, क्योंकि यहां पर गांधी जी ये समझ गए कि भैया जाति के प्रश्न पर अगर लड़ाई अभी शुरू नहीं की गई तो अंग्रेज हमको तोड़ देंगे। इसलिए आगे आगे लिखो जरा, वो बनाओ। गांधी जी तुरंत उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं इस देश से ना जाति पाति को खत्म कर दूंगा, ऐसी तैसी, ठीक है। चलो चलो लिखो, हरिजन यात्रा, इसकी हेडिंग है, बॉक्स के अंदर की हेडिंग है हरिजन यात्रा। लिखो हरिजन यात्रा 1932 से आगे का, 1932 से आगे का राजनीतिक एजेंडा। पहला पॉइंटर लिखो, गांधी जी ने स्वयं को हरिजन उत्थान के लिए समर्पित कर दिया, हरिजन उत्थान के लिए समर्पित कर दिया, और पूरे देश में हरिजन यात्रा करने निकल पड़े। यह यात्रा 1933 में शुरू हुई, यह यात्रा 1933 में शुरू हुई। इसी वर्ष उन्होंने
इसी वर्ष उन्होंने हरिजन नामक समाचार पत्र निकालना शुरू किया। अच्छा, यहां पर जहां 1932 लिखा है, यहां पर डेट कहीं पर लिख लिया, जहां हेडिंग डाली थी पूना पैक्ट की 24 सितंबर 1932, डेट डाल दो 24 सितंबर 1932, गांधी अंबेडकर पैक्ट। तो 32 में जैसे ये पैक्ट खत्म हुआ, गांधी जी ने घोषणा कर दी कि मैं जा रहा हूं। 33 में निकल पड़े, शुरुआत में जनवरी फरवरी में उन्होंने अखबार की तैयारी कर ली और यात्रा पर निकल पड़े। ठीक है, निकल पड़े। तो इतनी चीजें आपको ये इंफॉर्मेशन यहां पर देनी जरूरी थी। अब देखो क्या हुआ कि ये सब हुआ, झगड़ा तुम लोगों ने देखा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, मैकडोनल्ड अवार्ड के बाद पूना पैक्ट, और पूना पैक्ट के बाद हरिजन यात्रा। गांधी जी अभी जेल में है। ठीक है, और 33 में तुमको याद है कि गांधी जी ने कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया था अपने आंदोलन को, सभी ने अवज्ञा आंदोलन को, रिहाई हुई, रिहाई के बाद हरिजन यात्रा के लिए निकले, और 34 में उसको खत्म किया। लेकिन आखिरी कहानी अभी इसके बीच में और चल रही है। 32 में एक तरफ यह हुआ पूना पैक्ट और गांधी जी हरिजन यात्रा पर निकले, लेकिन अंतिम कहानी यहां पर अभी तो बाकी थी, यानी आखिरी जो आपका गोलमेज सम्मेलन है वो यहां पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इसकी कोई कहानी नहीं, बहुत छोटा सा, अभी 2 मिनट में खत्म हो रहा है, क्योंकि जिसमें कांग्रेस नहीं गई उसका ज्यादा कुछ महत्व भी नहीं रह गया, क्योंकि सारी कहानी तो भारत में ही सिमट के आ गई ना। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, तो ये जो आपने बनाया था इसी में चले जाओ, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। नवंबर 1932 से दिसंबर 1932, नवंबर 1932 से दिसंबर 1932। ठीक, ये इस वाले अपने डायग्राम में जाके बना लो, इतना लिख लो, और फिर आ जाओ जहां पे हमने कहानी खत्म की थी। ठीक है ना, जहां पे हमने कहानी खत्म की। इसके बाद लिखो तृतीय गोलमेज सम्मेलन, हेडिंग डाल दो तृतीय गोलमेज सम्मेलन, और वही डेट, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हेडिंग, उसके बाद पहला पॉइंट, नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 के बीच। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस आमंत्रित नहीं की गई, कांग्रेस आमंत्रित नहीं की गई। अगला पॉइंट, भारत के संवैधानिक प्रश्न पर, भारत के, बस एक मिनट, भारत के संवैधानिक प्रश्न पर विचार के लिए लिन-लिथगो समिति का निर्माण हुआ, लिन-लिथगो समिति का निर्माण हुआ। ठीक है, चलो, सो अभी आज की क्लास यहां खत्म, कल पहुंच जाएंगे 35, और 35 से आगे की गतिविधियों पर बातचीत हम लोग करेंगे। ठीक है, ये जो पीरियड था, इस पीरियड में बहुत कुछ घट रहा था, इसलिए इसको बहुत इत्मीनान से पढ़ लिया, और इसमें बहुत कुछ कंसेप्चुअल भी था, जिसको कॉन्सेप्ट भी समझना था और विश्लेषण भी समझना था। ठीक है, अब कल 35 के आगे फिर से एक्ट आ जाएगा, कुछ चुनाव आ जाएंगे, तो फिर से मिक्स्ड मॉडल पे आ जाएंगे, कहीं लिखवाऊंगा, कहीं पर पीपीटी दिखाऊंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल की क्लास में हम लोग। थैंक यू सो मच। हाँ।